नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और हमारे धर्मापणा मर्चेंडाइज स्टोर पर अवश्य जाएं, जहां आपको मिलेंगी विंटर क्लोथिंग यानी कि हुडीज और जैकेट्स, ओपन जैकेट्स, और साथ में आपको मिलेंगे लॉन्ग कुर्ते, शॉर्ट कुर्ते, टी शर्ट्स और पोलो शर्ट्स, साथ में सूवेनियर एंड बुक्स। अल फला यूनिवर्सिटी पर धावा हमारी सेंट्रल एजेंसीज ने और लोकल एजेंसीज ने यानी हरियाणा की एजेंसीज ने बोल दिया है। पूरी तरह से धावा बोला गया है, चारों तरफ से उसकी जांच की जा रही है, उसके एक एक कारनामे की जांच की जा रही है। यहाँ तक कि यह भी पता चल गया है, आपको मैंने बताया भी था 2 दिन पहले, कि इन्होंने बिना परमिशन के, बिना रिकॉग्निशन के इस अल फलाह को चालू कर दिया था, और इस अल फलाह को एक आधुनिक मदरसे के रूप में ही चलाया गया था। नाम के लिए विश्वविद्यालय है, लेकिन काम सारे के सारे जो मदरसे में सिखाए जाते हैं, और मदरसे जो इंडोक्ट्रिनेशन के केंद्र होते हैं, उन्हीं की तरह यहाँ सारा काम चल रहा था। और खासतौर से डॉक्टरों के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा मेहरबानी थी, इसीलिए अधिकतर डॉक्टर जो थे वो कश्मीर से भर्ती किए जाते थे। चूँकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का इसको तमगा हासिल था, इसलिए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की आड़ में सारे काम हो रहे थे। लेकिन बम ब्लास्ट होने से इसकी तकदीर बदल गई। इसकी तकदीर तो बदली ही, उसके साथ-साथ ये समझिए कि सारे मदरसों की तकदीर बदल गई। क्यों? क्योंकि ऐसा काम कर दिया गया जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पूरे भारत में हो जाना चाहिए था। यदि यह काम आरंभ में ही कर दिया गया होता जब बॉम्ब ब्लास्ट शुरू हुए थे, यूपीए सरकार के आने के बाद, या फिर जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था 2003 में, जब एनडीए की सरकार थी, एनडीए 1, उस समय ये काम कर दिया गया होता, तो आज इतनी समस्या नहीं देखनी पड़ती। और मैं किस बात की ओर इशारा कर रहा हूँ? मैं इशारा कर रहा हूँ वो काम जो योगी आदित्यनाथ ने आरंभ कर दिया है उत्तर प्रदेश में। वहाँ पे एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को लाइन अप कर दिया गया है, और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो है वो सारे मदरसों की चेकिंग कर रहा है, ए टू जी। जी हाँ, नॉट जस्ट जेन जी, ऑल मदरसाज ए टू जी आर बीइंग चेक्ड। क्या चेक किया जा रहा है? वहाँ ये चेक किया जा रहा है कि भाई सबसे पहले तो बताइए कमेटी मेंबर्स कौन है, क्योंकि हर जो मदरसा होता है उसकी एक कमेटी होती है, मदरसा कमेटी होती है, या मस्जिद की भी कमेटी होती है। तो सारे मदरसों में कौन-सी कमेटी है, कौन उसको संचालित कर रहा है? संचालकों के नाम, संचालकों के पते, संचालकों के एंटीसीडेंट्स, क्या किसी के खिलाफ कोई किसी तरह का कोई क्रिमिनल केस दर्ज है पहले? ये पूरी जाँच यहाँ से आरंभ होती है, संचालकों से। संचालकों के बाद इमाम, या फिर मदरसे का जो प्रिंसिपल है वो, और ये मदरसे के प्रिंसिपल्स को सबको जाँच करनी है। फिर फंडिंग की जाँच, फंडिंग की पूरी जाँच, पैसे कहाँ से आ रहे हैं? पैसे देने वाले कौन हैं? क्या पैसे उस उपयोग में लिए जा रहे हैं जिसके लिए पैसे माँगे गए हैं? अब उसके बाद फिर ये भी जाँच होगी कि साहब के निसाब में पढ़ाया क्या जा रहा है। निसाब समझते हैं? सिलेबस। क्योंकि हर मदरसे में सिलेबस में ये पढ़ाया जाता है कि काफ़िर दोयम दर्जे का होता है, और काफ़िर के ऊपर, काफ़िर की ज़मीन के ऊपर, काफ़िर की प्रॉपर्टी के ऊपर, काफ़िर की काफ़िर की महिलाओं के ऊपर, ये सारा कब्ज़ा जो है वो दीनदारों का होना चाहिए। ये हर मदरसे में पढ़ाया जाता है। हर मदरसे में ये पढ़ाया जाता है कि काफ़िर जो है वो महकूम होने के लिए बना हुआ है, यानी कि मोमिनों की, मोमिनीन की हुकूमत बजा लाने के लिए, उनका हुक्म बजा लाने के लिए ही बना है, ऐसा कुरान कहती है। अब मुझे लगता है कि एक सही दिशा में ये जा रहा है, क्योंकि आप देखें कि जितने भी इस्लामिक मुल्क हैं, यदि किसी भी इस्लामिक मुल्क में
किसी भी मस्जिद के इमाम को किसी भी मस्जिद के इमाम को जुम्मे का फतवा अपनी ओर से देने की इजाज़त नहीं है। जो भी फतवा होगा वो सरकार से अप्रूव होगा। अब सारे के सारे सरकार की ओर तक तो जाते नहीं, लेकिन सरकार कमिटीज़ अपॉइंट कर देती है। सरकार जो है वो अलग-अलग अधिकारी अपॉइंट करती है जो हर क्षेत्र में ये जो फतवे होते हैं उनको अप्रूव करते हैं। मुझे अब ये लगता है कि मस्जिदों के बाद में ये जो फतवाबाज़ी होती है, इस फतवेबाज़ी के ऊपर भी रोक लगाने के लिए हर मस्जिद में आपको सीसीटीवी कैमरा और ऑडियो फीड भी लगानी आवश्यक है, क्योंकि ये पता चलता रहे कि वहाँ पर खुतबों में, वहाँ पर नमाज के बाद में क्या कहा जा रहा है, क्योंकि मसाजिद में, जी हाँ, वैसे तो हम कहते हैं मस्जिदों में, लेकिन साहब आजकल क्या है, अरबिक का चलन हो गया ना, तो अरबिक में मस्जिदों नहीं कहा जाता, मसाजिद कहा जाता है। तो साहब मसाजिद में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है और जो कुछ भी कहा जा रहा है, उसके ऊपर निगरानी, निगहबानी बहुत ही ज़रूरी है, निहायत ज़रूरी है। जितने भी दंगे होते हैं, वो इसी फ़तवे से शुरू होते हैं। ये आज की नहीं, भारत में जो पहला रिकॉर्डेड दंगा है, वो है 1715 ईस्वी का, और वो रिकॉर्डेड दंगा भी इसी जुम्मे के खुतबे के बाद ही शुरू हुआ था। और दंगे कहाँ होते हैं, दंगे किस लिए किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, उनका एक तौर तरीका है, और उस तौर तरीके के हिसाब से ही, उसी एसओपी के हिसाब से ही वो दंगे होते हैं। और उन दंगों में ये ख़ास बात होती है कि साहब कि जो शहीद होगा वो सीधे जन्नत को जाएगा। जन्नत का लालच जो है वो हमारे भाईजान की कौम में बहुत ज़बरदस्त है। उस जन्नत के लालच में एक आप उनसे कुछ भी करवा लो। अब आप ये देखें कि इन मस्जिदों की, मसाजिद की, ख़ास तौर से मदरसों की, क्योंकि मदरसों की जाँच के साथ-साथ कई सारी मस्जिदें भी चपेट में आ रही हैं। इनकी जाँच के साथ-साथ अचानक आप देखते हैं कि नेपाल में बलवा हो जाता है। ये नेपाल में बलवा किस लिए किया गया है, वो भी सोचने की बात है। इस वक़्त ये पता चल रहा है कि नेपाल में जो बलवा हुआ है, वो नेपाल में बलवा इस तरह के जो एलिमेंट्स जो घूम रहे थे भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में, उनको अकोमोडेट करने के लिए किया जा रहा है कि इस हैरानी परेशानी में दंगा किया भी कहाँ गया है। दंगा पूरा का पूरा जो है वो तराई के क्षेत्र में हो रहा है। और तराई के क्षेत्र में दंगा करने का केवल एक ही उद्देश्य है कि भई जो बांग्लादेशी बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं, उनको वापस नेपाल में लाया जा सके, और फिर जब भी कभी मुफ़ीद हो वक़्त, तो उनको वापस भारत भेज दिया जाए। तो उनको बचाने के लिए ये काम ये भी किया जा रहा है। ये लेटेस्ट है। नेपाल में कहा गया कि साहब की कू की अटेम्प्ट हुई दोबारा। ये कू की अटेम्प्ट तब होती है ना जब काठमांडू में कुछ होता है, काठमांडू में कुछ नहीं हुआ। ये सारा का सारा उन क्षेत्रों में हो रहा है जो भारत से लगे हुए हैं। भारत से लगे हुए क्षेत्रों में इस तरह के दंगों का क्या मतलब है नेपाल में? केवल इसलिए कि जो मस्जिदों की जाँच हो रही है, जो मदरसों की जाँच हो रही है, वो भी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड द्वारा, वो बिल्कुल एक टूथ कॉम्ब लेके और तलाशी कर रहे हैं कि भई जिस तरह की हरकत अल फलाह यूनिवर्सिटी में हुई, उस तरह की संभावना दूसरे स्थानों पर तो और नहीं है कहीं। जब वो ये कर रहे हैं, तब उनको डायरेक्ट किया जा रहा है, और ये डायरेक्शन दिए जा रहे हैं, ये कहीं को कोई इसकी सेंट्रल एजेंसी है हमारी एटीएस उत्तर प्रदेश की, वो बहुत काबिल एक इंस्टीट्यूशन है, वो निश्चित रूप से ढूँढ निकालेगी कि इसके पीछे कौन है। ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप लोग मेल्ट अवे हो जाएँ, नेपाल में चले जाएँ, और नेपाल में ये डिस्टर्बेंस करके पुलिस इत्यादि जो है वहाँ की, वो उसमें फँसी रहे, और ये लोग जो हैं वो अपना स्थान मुकम्मल कर लें, कहीं पे जाके आराम से बैठ जाएँ छुप के, और तब तक बैठे रहें जब तक कि भारत में एसआईआर कंप्लीट नहीं हो जाती। जी हाँ, इसका ताल्लुक, इसका संबंध भारत में हो रहे एसआईआर से भी है, जैसा कि देखा गया कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर में
बड़ी एक्टिविटी देखी जा रही है इनकी और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के एक तरफ बांग्लादेश है तो दूसरी तरफ नेपाल है। ये नेपाल में दाखिल हो रहे हैं। नेपाल में बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों को दाखिल होते देखा गया है। बांग्लादेश से जो सामान आया था अल फलाह यूनिवर्सिटी में, जो अमोनियम नाइट्रेट और उसके साथ में जो डेटोनेटर इत्यादि और जो सामान आया था, वो बताते हैं कि ये इसी रूट से आया था। ये पहले ले जाया गया नेपाल और फिर उसके बाद नेपाल से भारत में लाया गया। इसलिए ये जो योगी जी ने कार्य आरंभ किया है, मैं तो ये कहूँगा कि इसको अब प्रत्येक प्रदेश को करना चाहिए। प्रत्येक प्रदेश को, विशेषकर जो नेपाल से सटे हुए हैं, बांग्लादेश से सटे हुए हैं, इनको तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे करना चाहिए। अब बिहार में भी एक भारतीय जनता पार्टी के ही होम मिनिस्टर बन गए, तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि वहाँ भी ये मूवमेंट अब ज़ोर पकड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि यदि आपको आतंकवाद पर नियंत्रण लाना है, तो आपको मदरसों और मसाजिद पर तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।